विनीत ऑफिस से आकर अपनी फाइलों में खोया हुआ था और माधवी अपने मोबाइल में। तभी लता, उनकी बरसों पुरानी मेड, उनके लिए चाय और कटलेट लेकर आई। माधवी ने उसे प्रशंसा भरी निगाह से देखते हुए कहा, लता, तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ऑफिस से थके हुए आकर चाय पीने के लिए भी खुद ही मेहनत करनी पड़ती। लता ने कहा, अरे बहू रानी, कैसी बातें करती हो। मैं तो यहाँ तब से हूँ जब मैं सिर्फ 17 वर्ष की थी और वीनू भाई सिर्फ 5 साल का था। बाढ़ में आई तबाही से मेरा घर बार, मेरा परिवार सब भगवान ने छीन लिया। अभी लता अपनी बात पूरी बोल पाती, इतने में विनीत की मम्मी शालिनी जी ने खांसने की आवाज़ सुन लता विनीत से बोली, वीनू भाई, माँ जी की दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है, ले आए क्या तुम? कल मैंने तुम्हें पर्चा दिया था। विनीत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। बीच में ही शोर मचा दिया। माधवी ने भी विनीत की तरफदारी करते हुए कहा, हाँ लता, मम्मी का तो रोज का ही ये सब लगा रहता है। हम दोनों अपना सारा काम काज छोड़ उनकी सेवा के लिए तो नहीं बैठ सकते। रोज रोज की उनकी बीमारियों से मैं तंग आ चुकी हूँ। लता ने सकपकाते हुए कहा, भाई को दवा पर थोड़ी छूट मिल जाती है। मैंने तो इसलिए इन्हें लाने को बोला था, नहीं तो मैं ही ले आती। कहते हुए रोती हुई सी लता उनके कमरे के बाहर आ गई और सीधा शालिनी जी के कमरे में जाकर उन्हें पानी दिया और उनकी कमर सहलाने लगी। शालिनी जी ने अपने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए लता से कहा, पगली है तू, मेरा कोई भी काम उन दोनों को मत बोला कर। लता जी आंखों में आंसू भर कर कहती है, लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। पर मेरे घर में तो सब उल्टा ही है। मेरी फिक्र करने वाली तो बस अकेली तू ही है। पर लता बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। अपने बुढ़ापे के लिए अभी भी रुपया है मेरे पास। मेरी दवाई तू ही लाया कर, चाहे जितनी की भी आए। लता ने उनके गले लगते हुए कहा, मुझ अनाथ पर तरस खाकर आप अपने साथ मुझे अपने घर ले आई थी। आपने तो कितनी बार मुझसे मेरी शादी के लिए कहा, पर माँ जी, मैंने भी तो अपनी दुनिया इसी घर को समझा है। और आप तो माँ बाप से भी बढ़कर हो मेरे लिए। आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती माँ जी। अच्छा चुप कर, अब मुझे भी रुलाएगी क्या? इससे पहले कि मेरी वजह से तुझे दोबारा डांट पड़े। पूछ ले माधवी से खाने में क्या बनेगा और खाने की तैयारी कर ले। लता ने उठते हुए कहा, बहू रानी तो कुछ तला पला ही बोलेगी बनाने को, वो आपको तो नुकसान करेगा। आपके लिए थोड़ी सी तोरई की सब्जी बना। शालिनी जी ने उसे प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा, हर समय मेरी चिंता में लगी रहती है पगली। तेरी तो इस घर में मुझसे ज़्यादा कद्र है। ज़्यादातर अपना सब कुछ विनीत के नाम करके मैं तो इस घर की एक ऐसी अनचाही वस्तु की तरह हूँ जो ना तो फेंकते बनती है और घर में रखी हुई भी चुभती है। लता का दिल शालिनी जी की इस बात से बहुत अंदर तक टूट गया था। वह बिना कुछ बोले माधवी के कमरे की तरफ जा रही थी। तभी विनीत और माधवी की लड़ाई की आवाज़ से उसके कदम वहीं रुक गए। उसके कानों ने जो सुना उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माधवी विनीत से अपनी सास को अभी तक ओल्ड एज होम ना भेजने के लिए लड़ रही थी। विनीत उसे कह रहा था, थोड़ा सब्र तो रखो, 4-5 जगह पता लगाया है, एकदम ऐसे कहीं पर भी तो छोड़कर आ नहीं जाऊंगा। आखिर है तो वो मेरी माँ। लता को तो लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने में माधवी वहाँ पैर पटकती हुई आई और लता पर गुस्सा करते हुए बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही थी? अब तो मेरा इस घर में रहना ही मुश्किल है। लता ने बात को संभालते हुए कहा, बहू रानी, मैं तो आपके कमरे की तरफ खाने में क्या बनेगा पूछने के लिए आ रही थी।
माधवी भी सब समझती थी, पर लता को नाराज करके उसका काम नहीं चल सकता था, इसलिए जल्दी से उसे सब बताकर बाहर बालकनी में चली गई। लता फटाफट खाना तैयार करने में जुट गई। खाना बनते ही वो शालिनी जी के लिए खाना लगाकर अभी रसोई से बाहर ही निकल रही थी, तभी माधवी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि आजकल तोरई बहुत महंगी है, मत लाया करो, समझ नहीं आता तुम्हें? एक दिन मम्मी भी मलाई कोफ्ता खा लेती तो कुछ हो नहीं जाता उन्हें। कहते हैं ना कभी तो सबकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। आज कुछ ऐसा ही लता के साथ भी हुआ। लता की आंखें, नाक, कान सब लाल हो गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करो माधवी भाभी, बस करो। विनीत को पालने पोसने में माँ जी ने दिन रात कैसे एक किया है वो मैं जानती हूँ। बाबूजी ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते थे। विनीत की बहन काजल जो हमेशा माँ जी छेड़ते हुए कहती थी, तू तो पराए घर चली जाएगी, पर मेरी बहू बेटी बनकर आ जाएगी। पर भगवान ने शायद उनकी किस्मत में बेटी का सुख लिखा ही नहीं था। काजल की एक्सीडेंट से मौत होने के बाद भी माँ जी सबसे यही कहती रही, भगवान ने एक बेटी छीन ली, पर विनीत की बहू के रूप में मेरी काजल वापस आएगी। पर वो क्या जानती थी, बेटी तो बहुत दूर की बात, उनकी बहू भी नहीं बन पाएगी। तभी विनीत वहाँ पर गुस्से से भरा हुआ आया और लता के मुंह पर एक चाटा मारते हुए बोला, नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। अपनी भाभी से माफी मांग। शालिनी जी जो इतनी देर से मौन धारण करके बैठी बैठी अपने कमरे से सब सुन रही थी, लड़खड़ाती हुई वहां आई और लता को गले लगाती हुई बोली, पगली, भगवान ने तो मुझे पहले से ही बेटी दे रखी थी, मैं ही नहीं पहचान पाई। चल जाकर अपना और मेरा सामान पैक कर। विनीत के पापा को पता नहीं मेरी कितनी चिंता थी। उन्होंने मेरे लिए एक और फ्लैट लेकर रख दिया था। अब हम दोनों वहीं चल कर रहेंगे। मैं बेकार में ही यहाँ बेटे बहू के मोह में फंसी रही। कहकर लता का हाथ पकड़ शालिनी जी अपने कमरे की तरफ चल दी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।